बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुबैरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से रूस के सदर की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। जबकि रूसी सदर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नवंबर में रूस के दौरे की दावत भी दी है। दूसरी जानिब चीनी सदर ने इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान किया है। और बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है कि स्पीकर ने कहा है कि वह इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा फैसला अटल है, हम इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे क्योंकि ये बानी PTI की डायरेक्शन है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से चीनी सदर और रूसी सदर की मुलाकातें हुई हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक भी किया गया है। इनकी ये मुलाकातें कितनी अहम हैं? जी, मुलाकातें तो अहम है। कल का दिन जो है ये बड़ा एक मैसेज लेकर आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम फिर एक बार ताज़ियत करते हैं। फिर अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया और उसमें मज़ीद जानी नुकसान हुआ है, तो अल्लाह ताला अच्छी खबर वहाँ से लेकर आए। पाकिस्तान में सैलाब जो है वो जनूबी पंजाब में भी है, जनूबी पंजाब में भी है, इस्लामाबाद, पिंडी, बाकी इलाकों में भी है। और बारिशें आज रात को फिर दोबारा और फिर ये जो जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ बढ़ रहा है, जिसको सुपर फ्लड कहा जा रहा है। अच्छा, तो ये अब देखें किस तरफ जाके ये आफात जो हैं ये तैरती हैं। लेकिन चाइना में जो है कल जो मकामी वक्त है चाइना का 9 बजे सुबह, वो बीजिंग में तिएननमेन स्क्वायर जो है वहाँ पे उनकी फ़ौजी परेड हो रही है 80 साल मुकम्मल होने के बाद, जिसमें चाइना ने जापान को शिकस्त दी थी। और ये वर्ल्ड वॉर दूसरी जंग अज़ीम का एक बहुत बड़ा थिएटर था जो कि पैसिफिक में खुला। और ये बात हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के जो विक्ट्री डेज़ हैं वो यूरोप किसी और दिन मनाता है। यूरोप उस दिन मनाता है जब हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी मई 8-9 मई, और मई में ही सोवियत यूनियन भी मनाता है। लेकिन ये कि फ़र्क चूँकि लड़ दोनों जो है हिटलर से रहे थे। लेकिन जो पैसिफिक में बहुत बड़ा मार्का हुआ वो चाइना ने जापानीज़ इंपीरियलिज़म को शिकस्त दी। लेकिन वहाँ पे अमेरिका भी चाइना के साथ था, तो वो फ्लाइंग टाइगर्स का भी हम जिक्र कर चुके हैं कि उनका एक दस्ता आता है। लेकिन बेसिकली ये चाइना ने पूरे चाइना जो है वो फिर उसके बाद से लेके चाइना ने पलट के नहीं देखा और चाइना बढ़ता चला गया। अब यहाँ एक जो दिलचस्प बात यह है कि दूसरी जंग अज़ीम के 2 फ़ातिहीन मौजूद होंगे कल। यानी एक वो फ़ातिह जो मई में मनाते हैं विक्ट्री डे, यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन। अब देखें, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी विक्ट्री डे मनाया था ना, अभी विक्ट्री डे हुआ था जिसमें शी जिनपिंग थे, बाकी लोग सारे थे। वो मई में हुआ था, और वो मई में इसलिए हुआ था क्योंकि वो मई में सोवियत यूरोप को, तो वो कहते हैं कि यूरोप ने तो ठीक है नॉर्मंडी वगैरह पे बाकी जगहों पे दूसरा फ्रंट खोला था, लेकिन असल में तो हिटलर को घेरा था अगर किसी ने, तो वो सोवियत फ़ौजों ने घेरा था। और सोवियत फ़ौजों के सामने जो हिटलर की फ़ौजें उन्होंने हथियार डाले थे। वहाँ और कोई यूरोप की फ़ौज नहीं थी जब ये सारा जब सरेंडर हो रहा था। लेकिन बहरहाल तो ये इसको यूरोप में जो है वो एक दिन मनाया जाता है, अगले दिन सोवियत यूनियन में चंद घंटों के फ़र्क से वहाँ पे इतला पहुँची थी। तो सोवियत यूनियन जो है वो अब ये विक्ट्री डे जो दूसरी जंग अज़ीम में जर्मन्स के अगेंस्ट, तो वो जो है वो मना रहा है दूसरी दफ़ा एक ही साल में। पुतिन जो है वो कल जो चाइना के विक्ट्री परेड है उसमें वो मौजूद होंगे। उनकी विक्ट्री परेड में चाइना मौजूद था, शी जिनपिंग थे। और सुबह 9 बजे जो है ये तकारीब शुरू होंगी, परेड शुरू होगी, और 70 मिनट की ये परेड होगी। और उसमें भरपूर जो शायद प्रीमियर शी जो हैं वो भी इसमें ख़िताब करें। और इसमें जो दूसरी इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वहाँ पर उसमें 26, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि 26 जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के
रहनुमा हैं वो शरीक हो चुके हैं। 3 घंटे का फ़र्क है सही। पाकिस्तान का और चाइना का। चाइना में एक ही टाइम जोन है, अनलाइक रशिया, जो रशिया में तो 7 टाइम जोन है ना, चाइना में एक ही टाइम जोन है। पाकिस्तान में भी आप देखें ना कि वो टाइम जोन तो एक ही है, लेकिन जब रमज़ान जब चांद के हवाले से होता है तो फिर ये होता है कि कुछ वक्फा होता है, लेकिन अदरवाइज एक ही टाइम जोन है पाकिस्तान में। अगर इस्लामिक कैलेंडर से हम देखते हैं तो फिर वो जो है वो जाहिर है कि उसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन अदरवाइज तो एक ही टाइम जोन है। चाइना में भी एक ही टाइम जोन है, 3 घंटे का फ़र्क है। तो ये सुबह गालिबन 6 बजे परेड पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शुरू होगी और मेरा ख्याल है ये दुनिया भर में दिखाई जा रही होगी। 70 मिनट की ये तकरीब होगी और इसमें 14 जो हैं वो 45 फ़ौजी दस्ते इसमें शरीक होंगे। 1000 से ज़्यादा म्यूजिशंस, जो मुख्तलिफ बैंड्स, जो रेजिस्टेंस के बैंड्स, यानी ये चाइना की वॉर ऑफ रेजिस्टेंस, मुज़ाहिमत। और चाइना देखें, चाइना ये जो इस साल जो परेड हो रही है ना, चाइना बहुत से मैसेज दुनिया को भेज रहा है। एक तो सारी दुनिया में शायद ही कभी कोई इस तरह इतनी जल्दी कोई मुल्क या कोई पावर उभरी हो। आप देखें ना, चाइना जो है वो 49 में पाकिस्तान के भी 2 साल बाद आज़ाद हुआ है, और आज चाइना को देखें, और वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन के बाद चाइना पे जितने मजालिम एज अ मुल्क उनके लोगों पे ढाए हैं, चाहे वो जापानीज़ ने हों या उससे पहले ये जो यूरोपियन जो वहाँ पे गए और ओपियम वॉर छिड़ी, इतना बड़े ज़गीर में या बाकी जगहों पे कम हुआ है। इवन अफ्रीका में भी ऐसा नहीं किया कॉलोनाइजर्स ने जो चाइना के साथ हुआ है। और चाइना इसीलिए उसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन और बहुत ज़्यादा उनके महलात को आग लगा दी, लोग जला दिए, पूरी कौम को जो है नशे का आदी लगा दिया। तो इस बार चाइना जो है ना, वो बहुत उभर के दुनिया के सामने अपनी पावर प्रोजेक्शन भी कर रहा है, और उसके साथ ही पावर प्रोजेक्शन हर तरह से कर रहा है। वो मईशत के हवाले से भी कर रहा है, वो मिलिट्री के हवाले से भी कर रहा है, वो एक मुतबादिल निज़ाम भी सामने लेकर आ गया। और प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पे होंगे और बाकी उसमें शख्सियात मौजूद होंगी, और वो जो शख्सियात हैं वो ज़ाहिर है कि उनकी हर एक की अपनी जगह पे अहमियत है, और सारे जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। एक मैसेज जो है वो कन्वे होगा पूरी दुनिया को कि भाई ये जो है, ये चाइना जो है वो कहाँ पे खड़ा है, और एक मुतबादिल वहाँ पर जो है वो एक प्रोग्राम दुनिया के सामने पेश कर रहा है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे सिर्फ बताऊँ कि जो किम जोंग यूंग हैं, वो थोड़ी देर पहले, जो शुमाली कोरिया के जो सरबराह हैं, वो कुछ देर पहले अपनी रवायती ग्रीन ट्रेन में वो पहुँचे हैं बीजिंग। और ये उनकी रवायती ग्रीन ट्रेन इस तरह से है कि इनकी जो फैमिली है उसका एक ट्रेडिशन है कि वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, ठीक है। तो किम जोंग यून जो हैं, ये इन्होंने कोई 20 घंटे का सफ़र किया है, और 20 घंटे ये ट्रैवल करके ये नॉर्थ कोरिया से ये पहुँचे, और बड़ा स्लो इनकी ये जो ट्रेन है, इसमें 90 कैरेजेस हैं उसमें, ठीक है। और वो बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ, वो हर तरह से सिक्योर्ड, और उसको दुनिया भर की सैटेलाइट्स मॉनिटर कर रही होती हैं, वेस्टर्न सैटेलाइट्स, आगे पीछे दाएं बाएं। तो ये जो है ये, और ये 60 घंटे 60 माइल्स वी आर के हिसाब से आराम से चलती है। 20 घंटे का सफ़र करके वो बीजिंग पहुँचे हैं। अच्छा, अब ये जो है ये इनके जो वालिद हैं वो भी ट्रेन में सफ़र करते थे, लेकिन वो थोड़ा सा घबराते थे। ये जो हवाई जहाज़ का सफ़र है उससे वो घबराते थे। किम जोंग इल जो हैं, तो किम जोंग इल जो हैं, उनका 2011 में उनका इंतकाल जो है वो दौरान सफ़र ही हुआ था। वो ट्रेन में ही थे जब उनको कार्डियक हुआ था। वो ज़्यादातर जो है वो ट्रैवल करते थे, ट्रेन में ही ट्रैवल करते थे। और इनके जो ग्रैंडफादर, यानी इनके जो ग्रैंडफादर, वो तो कोरियन वॉर के अंदर
ये जो ट्रेन है वो उनका हेडक्वार्टर थी जंग के दौरान, वो भी ये ग्रीन ट्रेन की पूरी हिस्ट्री है। और किम इल संग जो है वो तो इस पूरी ट्रेन को एक तरह से आप समझ लें कि वो उनका एक फौजी हेडक्वार्टर था। इसी ट्रेन के अंदर वो ट्रैवल करते थे, फिर उस पर किस डब्बे में है, किस कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देनी है, कहाँ पे, इसी से वो कब रशिया आना है, कब ईस्टर्न यूरोप जाना है, कब वापस। तो वो कोरियन वॉर में ये एक ट्रेडिशनल जो ट्रेन, अगर हम ये किम फैमिली को देखें ना तो ये थर्ड जनरेशन है किम फैमिली की। सिक्स्थ अगर हम देखें तो बड़ा आसानी से, जो और बहुत से लोग हैं लेकिन जो तीन शख्सियात हमें नज़र आती हैं, तो इनके जो ग्रैंडफादर हैं और फिर फादर, जिनकी ग्रैंडफादर जो कि कोरियन वॉर में हेडक्वार्टर के तौर पे इस्तेमाल करते थे ट्रेन को, फिर उसके बाद इनके फादर जो कि ट्रेन में सफ़र करते थे, वो डरते थे। ये जो हैं, ये जो किम जोंग यून है, ये जो हैं ये भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ट्रेडिशनली, लेकिन ये जहाज़ में भी सफ़र करते हैं। तो ये हनोई में जब गए थे वियतनाम में, तो 2019 में तो ये फ्लाई करके गए थे। ज़ाहिर वियतनाम ये गए थे, ट्रंप से जब इनकी मुलाकातें हुई थी बड़ी गपशप लगी थी। ट्रंप ने बहुत इनको, ट्रंप के कहते हैं ग्रेट लीडर, ट्रंप दुनिया में जिन लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं उसमें एक ये शुमाली कोरिया के सदर हैं, बहुत मुतासर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। तो इनकी खूब मुलाकातें हुई, गपशप लगी वहाँ पे, और जनाब ये जो हैं हनोई के अंदर, और फिर जनाब ये मुलाकात हुई, फिर उसके बाद जो है तो ये बड़ा बहुत पसंद करते हैं। फिर खाना पीना भी हुआ। एक इनकी सिंगापुर में मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पर भी बहुत गपशप हुई और बहुत ज़बरदस्त। जब ये इन्होंने हनोई आना था तो इन्होंने जो है वो सिंगापुर ये बाहर गए थे, और फिर एक दफ़ा शायद इन्होंने ट्रेन में ट्रैवल किया था। लेकिन ये है कि इनको बहुत पसंद करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, इनको बहुत पसंद करते हैं। और फिर मुज़ाकरात नाकाम होने का सबब उन्होंने ये बोल्टन को और बाकी लोगों को करार दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप दिल से बहुत पसंद करते हैं इनको। जिन शख्सियात को दुनिया में पसंद करते हैं उनमें एक ये भी हैं। अच्छा, अब इसमें जो, तो वो भी पहुंच गए चाइना, और वो भी कल मौजूद होंगे, तो उनकी शायद भाई बायलैटरल मुलाकातें, और बाकी जैसे आज प्रेसिडेंट पुतिन की बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, और शहबाज शरीफ साहब से भी हुई, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी थे, बाकी काबीना के लोग भी थे, बाकी लोगों से प्रेसिडेंट पुतिन की भी हो रही हैं, प्रीमियर शी जिनपिंग तो मेज़बान हैं, वो सबसे मिल रहे हैं, सारा हो रहा है। लेकिन और कल मुमकिन है, इस बात के इम्कानात हैं कि एक तो प्रीमियर शी तकरीर करेंगे परेड के बाद, और दूसरा ये कि कल भी एक बैंक्वेट हो सकता है शाम को। इस बात के इम्कान आते हैं कि एक फाइनल बैंक्वेट या शाइया, या उसके बाद सारे जो मेहमान पर अपने अपने मुल्कों को जाएं। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये बात कहूँ, एक तो यह है कि उन्होंने दुनिया के सामने एक मुतबादिल प्लान पेश कर दिया है प्रीमियर शी जिनपिंग ने। थर्ड, अगर हम उनकी कोट करें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना, तो उन्होंने एक मुतबादिल प्लान दुनिया के सामने पेश किया है, और वो जो मुतबादिल प्लान है उसको हम अगर पढ़ें तो उसमें बुनियादी तौर पे हमें उसके वो है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के नाम से, ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ये जो है ये इसको इन्होंने ये मेरे ख्याल से इसी में है, यही है मेरे ख्याल से जी, ये स्लाइड है जो भी, तो ये ग्लोबल जो गवर्नेंस इनिशिएटिव। अच्छा, ये फिफ्थ को हम देखें तो पूरा मुसव्वदा इसमें मिलेगा, ठीक है। शी जिनपिंग जो है प्रपोजेस ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव एट लार्जेस्ट एवर एससीओ समिट। अभी जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव यानी GGI के नाम से, ठीक है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है उन्होंने यहाँ पे पेश किया है, और ये ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो है इसको अगर हम आगे इसको देखें तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो है ये चौथा ग्लोबल इनिशिएटिव है जो प्रीमियर शी पेश कर रहे हैं पिछले चंद सालों के दौरान। इससे पहले उन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पेश किया था, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पेश किया था, और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, तीन वो पहले पेश किए थे। ये जो है ये ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, एक सिक्योरिटी से रिलेटेड था, एक डेवलपमेंट से था, और एक सिविलाइजेशन से रिलेटेड था। ये ग्लोबल गवर्नेंस है, यानी ये अहाता कर रहा है तमाम। इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं, इसके 5 इसके बुनियादी नुकात हैं जो उन्होंने पेश किए हैं। अब उन 5 नुकात को हम इस पूरे इलामी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अगर 4th पे चले जाएं तो ये 4th पे चले जाएं, 5th पे चले जाएं, किसी भी एक स्लाइड पे चले जाएं, तो हमें उसमें मिलता है कि एक तो वो कहते हैं कि सॉवरेन इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, दुनिया में
सॉवरन इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर हम स्लाइड 4 पे चले जाएं तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल सॉवरन इक्वलिटी होनी चाहिए। हर मुल्क जो है वो उसकी खुद मुख्तारी जो है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जिस तरह का भी हो, उसकी एक खुद मुख्तारी बड़ी अहमियत रखती है। दूसरा जो उसका नुक्ता है वो कहते हैं इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ। एक दुनिया का एक कानून है, उसके मुताबिक सबको चलना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें वो इंडोर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो इंसानी हकूक़ और जो दुनिया के तयशुदा कवानीन है उसके मुताबिक दुनिया को चलना पड़ेगा, उसको तोड़ के नहीं चल सकते। मल्टीलैटरिज्म की तरफ आ गए कि जी डाइवर्स है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, आगे दुनिया तरक्की पा रही है। अब ये नहीं है कि कोई एक ही मुल्क है और बाकी वो जो उनका तस्वुर है, ज़ाहिर है चाइना उभर के सामने आ गया। फिर उसके बाद चौथा जो इसका नुक्ता है वो है पीपल सेंटर्ड अप्रोच, आवाम के ऊपर ध्यान देना है। ये देखें कि मुल्क जो हैं वो उनके अवाम जो हैं उनके पास सड़कें हैं, उनके पास पानी है, उनके पास रोज़गार है, उनके पास खुशहाली है, उनके पास पैसा है, उनका कारोबार चल रहा है कि नहीं। तो ये उनका चौथा प्रिंसिपल हो गया। और फिर वो कह रहे हैं कि रियल एक्शंस पे काम करो, थ्योरीज व्यूरीज नहीं, ये जो थ्योरीज और पेपर्स और ये और वो नहीं, रियल एक्शन काम के ऊपर तवज्जो देनी है। तो ये जो है हर मुल्क और उसके अवाम को मतलब ऐसे उनके पास टूल्स हों, ऐसे उनके पास मौके हों कि वो रियल रिजल्ट्स के साथ सामने आए। तो ये जो है ये उन्होंने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव पेश किया है। अच्छा, दूसरा जो उसमें 2-3 बातें हैं, मैं ज़ाहिर है सारी उसका SEO का तो आता हम नहीं कर सकते एक ही वक्त में, लेकिन ये चाइना की तरफ से मुतबादिल जो एक प्लान पेश हुआ है ग्लोबल गवर्नेंस का, ये बहुत अहम है। सिविलाइजेशंस, अब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें वो सिविलाइजेशंस की भी पहले इन्होंने बात की थी, एक जो इनिशिएटिव आया था सिक्योरिटी की बात की थी, लेकिन अब वो सॉवरन इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, मुल्कों की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं और ये सारा। तो ये आप समझें कि पूरी एक जो फाइनल इन्होंने अहाता किया है ग्लोबल गवर्नेंस का, वो चाइना ने मॉडल सामने रख दिया। अच्छा, उसके साथ ही जो दूसरा एक बड़ा अहम इजलास हुआ है वो एक ट्राइलेटरल समिट हुई है। और वो ट्राइलेटरल समिट हुई है जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद थे और उसमें जो है वो मौजूद थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग, और उसमें जो है वो मौजूद थे मंगोलिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, अब मंगोलिया के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। अब ये यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उसमें जो पावर ऑफ साइबेरिया 2 फाइनल उसमें कर लिया गया है। ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 अगर हम ये मैप पे देखें तो थर्ड अगर हम देखें तो ये हमें नज़र आता है कि पावर ऑफ साइबेरिया जो है ये एक हम सेकंड को भी देख सकते हैं, थर्ड को भी, 2 मैप्स हैं हमारे पास। तो ये जो है ये पावर ऑफ साइबेरिया तो पहले बन चुका था, लेकिन पावर ऑफ साइबेरिया 2 जो है उसके ऊपर काफ़ी अरसे से जो है वो मुज़ाकरा चल रहे थे, लेकिन ये फाइनल नहीं हुआ था। अब ये फाइनल हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि रशिया की जो गैस है वो चाइना जाएगी और चाइना की जो 1/5 गैस है, यानी अपनी टोटल LNG का 5वां हिस्सा अब वो रशिया से लेगा। यानी कतर पे या बाकी मुल्कों पे चाइना जो LNG ले रहा था वो उन पे निसार कम हो जाएगा और रशिया पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पाइपलाइन, और चूंकि मंगोलिया से गुजर रही है और मंगोलिया में भी इसका फ़ायदा होगा, वहाँ पर भी गए। तो ये जो है ये ट्राइलेटरल समिट हुई है जिसमें एक नया आप समझ लें कि एक बहुत लंबा, अच्छा अब इसके नतीजे में क्या हुआ है जी। ये बात मैं उससे पहले कह चुका हूँ कि अमेरिकन कंपनीज पहुँची हुई हैं यहाँ पे, एक्सॉन वाली ये यहाँ पहुँची हुई हैं। थोड़े दिनों में आप सुनेंगे कि वो चाइना में भी काम कर रही हैं। ये बात मैंने पहले भी की और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि एक्सॉन मोबिल जो है वो ऑलरेडी रशिया पहुँची हुई है। और जो रशिया क्यों पहुँची हुई थी, वो रशिया में क्या, यही पाइपलाइंस है ना, और क्या रशिया में और क्या कर रही है वो। तो वो सारी ये पाइपलाइंस रुकी हुई थी, प्लस ये जो पुराने प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, प्लस ये जो इनिशिएटिव आया है कि मंगोलिया और रशिया और चाइना की लंबी तवील पाइपलाइन।
तो ये पाइपलाइन जो है पावर ऑफ साइबेरिया ये बनाने के लिए जो है ये कंपनीज फौरी तौर पे और एलएनजी टर्मिनल्स और ख़ास तौर पे जो अमेरिका में एलएनजी टर्मिनल्स बनाने हैं और ये करने वो करने फौरी तौर पे वो जनाब दौड़ लगा रही है। बड़ा बिजनेस शुरू हो रहा है। देखें ना वहाँ पे आज की दुनिया में जॉब्स क्रिएट हों, अगर कहीं पता चले आपको अचानक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और लंबे अरसे तक की वो जो है ना कई सालों तक की जॉब्स हैं, उसमें सिक्योरिटी भी है, उसमें पाइपलाइन बिछेंगी और ये होगा वो होगा। आज की दुनिया में जहाँ इकॉनमी इतनी जो है दगरगू है पूरी दुनिया की, और उसमें आप अचानक ये एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है पावर ऑफ साइबेरिया वो साइन हो गया। और पावर ऑफ साइबेरिया का साइन होना जो है मैं इसको एक बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स ने आज एक बड़ा इसके ऊपर तवील आर्टिकल लिखा है। सेकंड वो मैं सजेस्ट करूँगा जिसने डिटेल इसकी पढ़नी हो, बहुत डिटेल्स हैं इसमें, बहुत लंबा मजमून है फाइनेंशियल टाइम्स का। सेकंड, रशिया सेज कि चाइना इज एग्रीड वास्ट न्यू साइबेरियन गैस पाइपलाइन। अब ये बड़ी तवील, ये जिक्र हम इसका पहले भी कर चुके हैं बहुत दफ़ा साइबेरिया, लेकिन ये रुक जाता था दरमियान में, इसकी प्राइस तय नहीं होती थी, कभी कुछ मसाइल मुख्तलिफ चलते रहते थे। अब ये तारीख़ी तौर पर चाइना जो है वो अपनी एलएनजी जो है वो रशिया से लेने जा रहा है। रशिया के ऊपर अब आप पहले दुनिया भर पाबंदियां लगा चुकी है, रशिया की सिर पे कोई असर नहीं पड़ा। और अब ये पाइपलाइन जब ये उनकी एलएनजी जब चाइना ले रहा होगा, और चाइना की तो मशीनें वो जो है वो अब तो रोबोट्स भी आ गए हैं और इंसान भी वो तो धड़ा धड़ उनका काम हो रहा है वहाँ पे। चाइना पे टैरिफ नहीं लगे, ज़हन में रखें। चाइना के टैरिफ डिले हो चुके हुए हैं जी नवंबर तक के लिए, ठीक है। इंडिया जद में आ गया है, वो चाइना नहीं है। चाइना और इंडिया जद में आ गया, वो चाइना के डिले हो गए हुए हैं टैरिफ, ठीक है। तो चाइना जो है वो तेज़ी के साथ इसमें काम करेगा और इसी दौरान उनका ऑयल और रिसोर्सेज और ये सारा। तीसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात, तो एक तो ये कि प्रीमियर किम का आना, ये इससे पहले चाइना जो है वो इस तरह की किसी परेड में कुछ 66 साल पहले नॉर्थ कोरिया से कोई चाइना आया था, चाइना मेनलैंड पे 66 ईयर्स के बाद 2019 में शरीक नुमाइंदगी थी नॉर्थ कोरिया की, लेकिन और जो प्रेसिडेंट किम है वो बहुत दफ़ा चाइना आ चुके हैं। परेड में जो है वो ये फर्स्ट टाइम सालों के बाद, यानी आप सोचें कि बहुत सालों के बाद, कई दिहाइयों के बाद, 6 से ज़्यादा दिहाइयों के बाद, यानी एक तारीख लिखी जाएगी जब आपको प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट किम और उनके साथ जो है शी जिनपिंग और साथ 26 ममालिक की नुमाइंदगी वहाँ पे होगी और फिर पाकिस्तान भी होगा। अच्छा, अब इसमें तो दो बातें तो ये हो गई। तीसरी जो बात है वो एक बदमज़गी दरमियान में पैदा हुई, और बदमज़गी ये पैदा हुई कि आज़रबाईजान की तरफ से ही कहा गया कि हमारे SCO में दाखिले पर भारत जो है वो पाबंदी आयद कर रहा है। और मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या ज़रूरत थी, ये क्यों इंडिया ने किया, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से ही कहा गया कि जो है ये उनके जो प्रेसिडेंट अलीयॉफ की तरफ से कहा गया कि इंडिया जो है वो आज़रबाईजान की जो SCO में शमूलियत की मुखालफत कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ 35 बाकू न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, इंडिया ब्लॉक्स आज़रबाईजान मेंबरशिप इन SCO। फिर मैं टर्किश न्यूज़ एजेंसी को कोट कर रहा हूँ, उनके प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं 34 के इंडिया सीक्स रिवेंज इन आज़रबाईजान ग्लोबल फोरम्स और पाकिस्तान टाइज। और फिर उसके बाद जो है वो 36 कैस्पियन पोस्ट, इंडिया ब्लॉक्स आज़रबाईजान बिड फॉर फुल SCO मेंबरशिप अगेन। लेकिन हैविंग सेड इट, ये इंडिया जाने और इंडिया की फॉरेन, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी जाने, पाकिस्तान ने इस दौरान अपने आर्मीनिया से ताल्लुकात, चूँकि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बहाल हो गए, तो पाकिस्तान ने आज़रबाईजान से अब तमाम रोज़ ये अफवाहें घूमती रहेंगी कि अब पाकिस्तान आर्मीनिया के को भी ब्लॉक करने जा रहा है। तो उनकी तरफ से कोई इस किस्म की तस्दीक या तरदीद नहीं हुई, बल्कि उनका जो ये जो है ये उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो हैं ये र्यूमर्स हैं, और उन्होंने किसी भी किस्म के कमेंट्स देने से इनकार कर दिया। ये मैं 39 कोर कर रहा हूँ, आर्मीनियन न्यूज़पेपर। आर्मीनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चूजेज नॉट टू कमेंट ऑन स्पेकुलेशन दैट पाकिस्तान ऑब्स्ट्रक्टिव येरेवान एप्लीकेशन टू जॉइन SCO। तो उनकी तरफ से पाकिस्तान ने कोई अभी तक ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। और उसके बाद ये मैं 37 दिखाऊंगा, आर्मीनियन फॉरेन मिनिस्ट्री कमेंट्स ऑन र्यूमर्स दैट पाकिस्तान इज ब्लॉकिंग। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पाकिस्तान तो उनसे ताल्लुकात बेहतर बना रहा था, लेकिन ये कि इंडिया की तरफ से जो है आज़रबाईजान के पास। लेकिन मैं अभी इसके बाद में आता हूँ। एक बात आप देखें, आज़रबाईजान पे लगा दी
इन्होंने उसको ब्लॉक करने की कोशिश की, उनके प्रेसिडेंट कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही आपको पता है जब ये मार्का हक जिसको बयानो बरसून या जो वहाँ पर वो ऑपरेशन सिंदूर, इसके दौरान वो तुर्किया के जो ये जो एयर टर्मिनल्स को कंट्रोल करते हैं उसके ऊपर पाबंदी आयद हो गई थी। इंडिया ने कहा था कि हम पाबंदी लगा रहे हैं। खामोशी से इंडिया ने तुर्किया के ऊपर से पाबंदी हटा ली है। अच्छा, ये बात अनाउंस नहीं करते वो, ये कमाल की बात है। ये इधर उधर से कहीं घूम के आती हैं खबरें कि इंडिया ने तुर्किया के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं, और तुर्किया ने भी उसको यू टर्न लिखा है। ये मैं डेली सभा कोट कर रहा हूँ 40th, इंडियाज यू टर्न 40th allows Indigo to extend Turkish Airlines leasing deals। तो अगर जो है आपने तुर्किया के साथ, ये अच्छा है, मैं इसको गुमराही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने, वो कह रहे हैं कि यू टर्न मार के हमसे कहे कि हम एयरपोर्ट्स को ही देखेंगे, तुर्किया ही देखेगा। अगर तुर्किया ही देख रहा है तो फिर आज़रबाईजान के साथ क्या? उस ज़माने में आपको याद है तुर्किया को गालियाँ, वहाँ पे फिल्म स्टार्स को नहीं जाना चाहिए, वहाँ टूरिज़्म ख़त्म हो जाना चाहिए, तुर्किया आज़रबाईजान की जामत आ गई। तो ये शंघाई स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। बहरहाल, अच्छा, इसी दौरान जो है अब ये SCO में और भी बहुत कुछ हुआ है, और SCO के दौरान जो है अब SCO को अमेरिका कैसे देख रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। अमेरिका को मैसेज भेजा है तो अमेरिका कैसे देख रहे हैं। अब वक्फा लें, फिर उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप डिस्कस कर रहे थे SCO के हवाले से कि अमेरिका इसको कैसे देख रहा है। जी, अमेरिका इसको कैसे देख रहा है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। और यहाँ पर एक खबर जो मेरा ख्याल है बहुत अहमियत की हामिल है, और वो ये है कि दिमित्रिव किरिल, हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। दिमित्रिव किरिल वो जो कि 50 साला, जो कि रशियन इन्वेस्टमेंट बैंक के सरबराह हैं, और जो बराह रास्त स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करते हैं, और जो कि वॉल स्ट्रीट पे भी जिन्होंने काम किया बहुत अरसे, वहाँ पे जो है वो बॉस्टन में पड़े हुए हैं, और बड़े ज़बरदस्त, और वो डायरेक्ट चैनल हैं पुतिन और ट्रंप के दरमियान, वो बाईपास करते हुए सारे लोगों को डायरेक्ट अगर बात होती है तो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट पुतिन का जो इनर सर्कल है वो तो जानता है चीज़ें, लेकिन वहाँ पर वाशिंगटन DC में वो सारे चैनल्स को बाईपास करते हुए अगर डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचता है तो उनकी स्टीव विटकॉफ से बातचीत है। और स्टीव विटकॉफ भी जब वाशिंगटन से आते हैं, मॉस्को या अलास्का, तो ये दो शख्सियात हैं। तो ये जो दिमित्रिव किरिल हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये जो सऊदी अरेबिया में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जहाँ पर भी रशिया और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही है, तो वो अब जनाब एक इसमें जो बयान है आज उनका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। और वो ये पूरी जो SCO की जो पूरा जो एक मामला पड़ा हुआ है ना कि अमेरिका के अगेंस्ट और ट्रंप कैसे सोच रहे हैं, और ये उसके दौरान एक खबर एक ऐसी है जो मेरे ख्याल से बहुत सारी खबरों के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा हावी होती हुई नज़र आ रही है, और वो दिमित्रिव किरिल का एक बयान है जी। अब दिमित्रिव किरिल जो हैं वो एक ही बयान दिए उन्होंने, और उसके बाद वो उनकी मीडिया में आया, और फिर वो उनको कहा गया हो गया खामोशी इख्तियार करें, और खुद खामोश हो गए। जो भी वो बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है ताज का 46। वो ये कह रहे हैं कि रशिया जो है, रशिया वो आर्कटिक प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, किसके साथ? चाइना और अमेरिका के साथ। चाइना और अमेरिका के साथ रशिया जो है वो आर्कटिक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। 3 मुल्क, 3 बड़े, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे। याल्टा समिट को ले आते हैं हम बार बार, या हम किसी को, वो बजाय इसके कि वो इधर से कनाडा कुछ कह रहा है तो ग्रीनलैंड कुछ कह रहे हैं तो डेनमार्क कह रहे हैं, 3। अब ये भी मैंने बात की ना अलास्का में, मैंने कहा था कि अलास्का में मीटिंग है, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अलास्का बहुत बड़ा हिस्सा है आर्कटिक का। आर्कटिक का मैप अगर देखें तो अमेरिका की जो साइड आर्कटिक में जाती है वो तो अलास्का है, और अलास्का एक जाहिर है कि एक बैकग्राउंड भी है हिस्टोरिकल, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैप अगर देखें हम तो अलास्का ही तो है सिर्फ अमेरिका का, बाकी तो कनाडा है। कनाडा इतना बड़ा, कनाडा इतना सा अमेरिका, जो कहते कनाडा को अपना हिस्सा बनाऊंगा मैं। और जनाब इतना बड़ा रशिया, इस तरफ देखें अगर आप येलो, तो कितना बड़ा रशिया है, और चाइना यहाँ पे नहीं है। लेकिन चाइना के जो आइस ब्रेकर्स हैं और सारे चाइना की जो
जो पॉलिसी है वो, ये तो पोलर बियर रोड मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये तो उसका हिस्सा है उनका, उनके बेल्ट एंड रोड का, या जो उनका साथ उसका पूरा हिस्सा है ये। अब जनाब यहाँ पर जो है उनका ये कहना है कि अमेरिका, चाइना और रशिया आर्कटिक के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर तीनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हो रही है और बातचीत आगे बढ़ रही है। बाकी दुनिया बैठ के साइड पे तालियां वालियां बजाए, वो एक्सपेक्टेड है, 3 बड़े खिलाड़ी पहलवान उतरे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं इधर उधर देख रहे हैं, अच्छा भाई क्या हो रहा है, अच्छा भाई हम इस टीम के साथ हैं, हम उस टीम के साथ, हम सबके साथ है वो। अब जनाब ये अब देखें कितने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दोबारा देखें इसको। 46 रशिया इज जॉइंट आर्कटिक प्रोजेक्ट विद चाइना एंड यूएस। ये यूएस तो पहले पहुंचा हुआ है ना, अब चाइना भी आ जाएगा बीच में। चाइना जो उसको, चाइना को तो देखें एक और, इसमें आप देखेंगे रशिया के अमेरिका के खिलाफ बातचीत तो नहीं हो रही ना, वो तो कह रहे हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। प्रीमियर शी ने जो बात की है, और ये है कि सॉवरेन मुल्कों के पास जो है वो रूल ऑफ लॉ दुनिया में होना चाहिए, और बड़ा मुनासिब प्लान है इसमें, तो कैसी बात। इसमें यूएन भी, ये नहीं कि यूएन को ख़त्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यूएन भी मौजूद, यूएन का जिक्र है बाकायदे सलामी। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि जो भारत है, भारतीय वज़ीर आज़म, जो अभी तक जिनका पेचा अड़ा हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ, और मैंने कल भी बात की थी कि वो अमेरिका के अलाई रहे हैं जब से भारत बना है, अमेरिका का अलाई रहा है, लेकिन एंटी चाइना, इसीलिए वो कहते हैं सर जंग में हम नहीं आते। सर जंग चूंकि रशिया की, सोवियत यूनियन और अमेरिका की चल रही थी ना, तो सोवियत यूनियन के साथ सर जंग में भारत न्यूट्रल था, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अमेरिका का एक और जो माज था वो चाइना के अगेंस्ट था, और उसका भारत हिस्सा था, ठीक है। लेकिन दुनिया की नज़र चूंकि कोल्ड वॉर पे थी, कोल्ड वॉर इधर ही, सर जंग सोवियत यूनियन। अब जनाब जो तो चाइना के अगेंस्ट ही उठान हुई, जो कल मैंने बात की थी, ताल्लुकात की उठान ही चाइना के अगेंस्ट हुई, और इंडिया ने कभी पलट के नहीं देखा किसी और तरफ दुनिया में, कि कभी ऐसा मुमकिन भी हो सकता है कि कोई भी दूसरा मुल्क, मतलब एक से हमने बात कर ली तो बस सारी दुनिया से बात कर ली, ठीक है। पाकिस्तान से जंग होगी तो मसला ही नहीं, अमेरिका से बात कर लेंगे। चाइना से फटा होगा, अमेरिका से बात कर लेंगे। यूरोप में एंट्री जानी चाहिए, अमेरिका से बात, अब अमेरिका से ही अगर बात ख़राब हो गई तो फिर उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज सऊदी अरेबिया, अरामको और इराक, इन मुल्कों ने अपनी ऑयल सप्लाई बंद कर दी है इंडिया के लिए। और इन्होंने बंद किस बुनियाद पे की है, ये बड़ी कमाल की बात है। ये भी बड़ी एक ना हिस्ट्री लिखी जा रही है यहाँ पे। ये मैं ब्लूमबर्ग अगर कोट करूं, 44 सऊदी अरेबिया एंड इराक स्टॉप ऑयल शिपमेंट्स टू नयारा आफ्टर सैंक्शंस। ये नयारा उनकी एक रिफाइनरी की कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी गालिबन, जो कि गुजरात से ताल्लुक़ रखती है। इसको उन्होंने शिपमेंट्स रोक दी, नयारा को इस बुनियाद पे रोक दी कि नयारा जो है वो रशिया के साथ ताल्लुकात रखता है। अब मसला ये कि सऊदी अरेबिया तो ओपेक प्लस का है। देखिए ना, सारे मुल्कों ने एक पंचिंग बैग, इंडिया एक पंचिंग बैग बन चुका है। बीच में दरमियान में अजीब वगरीब मोदी जी पॉलिसी को ले गए हैं। वो पॉलिसी एक ऐसी जगह ले गए हैं कि मैं इसको जितना, मैंने कहा केस स्टडी के तौर पे इसको देखा जाएगा कि ये इससे कैसे फंसे इसमें, इसको कैसे जज नहीं कर पाए मोदी जी, और कैसे पूरे के पूरे मुल्क को ये इन्होंने साथ लगा। अब ये रॉयटर्स जो है 41 सऊदी अरामको एंड इराक्स SOMO हॉल्ड क्रूड सेल्स टू इंडिया रिफाइनर नयारा सोर्सेज से। हिंदुस्तान टाइम्स में 42 में इसको बता रहे हैं सऊदी अरामको, अब ये बड़ी बात हो रही है, हॉट सप्लाई टू इंडिया नयारा एनर्जी आफ्टर EU सैंक्शन। EU ने चूंकि रशिया के रोज नेफ्ट पे सैंक्शन लगाए हैं। एक मिनट यहाँ पे इस खबर को रोकें और जरा समझें। चूंकि EU ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए हैं, रशिया चूंकि इंडिया के नयारा के साथ काम कर रहा था, तो इसलिए सऊदी अरेबिया और UAE ने, समझना थोड़ा सा मुश्किल है मगर समझने की कोशिश करें, EU ने सैंक्शन लगा दिए रशिया के रोज नेफ्ट पे। रशिया का रोज नेफ्ट काम कर रहा था भारत के नयारा के साथ, जो कि गुजरात बेस्ड है एक रिफाइनरी। तो चूंकि EU ने इन पे लगा दिए,
तो इसलिए सऊदी अरेबिया और जो इराक है वो चूंकि ईयू के साथ उनके मामलात हैं, तो ईयू की वजह से उन्होंने इस पर लगा दिए। ये अलग बात है कि सऊदी अरेबिया और रशिया जो है बराह रास्त वो ओपेक प्लस में, वो तो प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के। और प्रेसिडेंट पुतिन और MBS अभी तो मुज़ाकरात हुए हैं, रशिया के मुज़ाकरात अमेरिका से कहाँ हुए हैं? सऊदी अरेबिया में हुए हैं। तो ये मुल्क तो बड़े ज़बरदस्त इनके ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ भी, हर तरफ इनके तो स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं इनकी, चाइना के साथ भी और रशिया के। तो लेकिन नज़ला जो है सारा का सारा वो फिर इंडिया पे, ईयू का नज़ला। अब ये अमेरिका का नज़ला नहीं है, अब इसमें ईयू भी आ गई। ईयू ने भी अपना इसमें हिस्सा डाला है, क्योंकि ईयू दरमियान में आके ईयू ने जो है वो ईयू के की पाबंदियों की वजह से, अमेरिका की नहीं, ईयू की पाबंदियों की वजह से इराक और सऊदी अरेबिया ने पाबंदियां लगा दी हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, है तो कहानी पेचीदा, लेकिन ये है कि यूरो न्यूज़ ने कुछ दिन पहले बात की थी, 47 ये डिस्कशन चल रहा था यूरोप में, विल द ईयू डेयर टू सैंक्शन रशिया's closest allies? The idea is back on the table कि भाई रशिया के क्लोजेस्ट अलाइज के ऊपर क्या लगेगा सैंक्शन। तो लगना किस पे था? इंडिया पे। चाइना पे तो सवाल ही पैदा नहीं, अमेरिका नहीं सोच सकता चाइना पे लगाने का, तो ईयू कहाँ से आ गया? तो बात यह है कि वो एक पंचिंग बैग की पोजीशन बना ली है मोदी जी ने। मतलब हर होता है ना फैसलाबाद का घंटा, फैसलाबाद की घंटे का पता है ना आपको, राह चलता आदमी एक इधर हाथ मारता है, वो घंटा इधर बजना शुरू हो जाता है, दूसरा मारता है हाथ, तो वो जिधर से आप तो घंटे को, तो वो फैसलाबाद का घंटा बना दिए मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी को। ये हकीकतन ऐसा हो रहा है, कभी अमेरिका की वजह से लग जाती है, कभी ईयू की वजह से लग जाती है, दूसरे मुल्क लगा देते हैं, वो अजीब एक रौला पड़ा हुआ है। और उस पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अच्छा मीडिया भी कमाल की वो लगाता है कि जो होता है ना, जिसे नहीं भी करना होता ना, वो भी इस वक्त कुछ कर जाए। इंडिया बताया इसलिए कि मीडिया को ठंडा आगे, कभी चाइना को नहीं छोड़ेंगे, एक महीना पहले ये चल रहा था ना, चाइना को नहीं छोड़ेंगे, ऑपरेशन सिंदूर, चाइना ये चाइना वो, अब वो ट्रम्प को नहीं छोड़ेंगे, फलाना दिमाग। लेकिन अब ये देखें जयशंकर से क्या उम्मीद, मुझे नहीं पता कि जयशंकर साहब ने ये बात की हो या ना की हो, मगर अखबार की हेडिंग देखें 48 की, कुछ दिन पहले जब ये बात चल रही थी, इंडियन फेयरली उसके बाद एक ये 48 स्लाइड देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़ा ज़बरदस्त अखबार है, मगर मैं हैरान, जयशंकर थंडर्स एट यूरोप एज ट्रम्प बेग्स EU टू सैंक्शन इंडिया फॉर रशिया ऑयल। मुझे बताएं, इस तरह से दुनिया में चल सकते हैं आप? इस तरह से कोई काम, कोई सफारतकारी, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों ने सफ़र करना है ना, ये ऊपर तो जो लोग बैठे हैं इनका कोई नुकसान नहीं होता, सफ़र करती है पब्लिक, हज़ारों लाखों की तादाद में या करोड़ों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं इस पर। किसी की कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई जनाब कारोबार कर रहे हैं, कोई। अब मसला ये है कि ये आप किस तरह ये क्या कर रहे हैं? और अच्छा, जाने से पहले फिर आपने ज़ेलेंस्की को फ़ोन कर दिया। अब आपका क्या ख्याल है कि अंदर उसमें बैठ के वो जो अलग से बात हुई, पुरस्कार बात हुई, ये हुआ वो हुआ, पूरी आंखें दिखा दी, पुतिन छोड़ेगा नहीं अमेरिका, हम और पुतिन मिलके अमेरिका के पीछे। मतलब मीडिया ने एक इस वक्त जो बेहतरीन सफारतकार हैं ना इनके, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि इंडिया की बहुत ज़बरदस्त, के ज़ाहिर है कि पुराने सफारतकार हैं और संजीदा लोग हैं, वो इसको कैसे देख रहे हैं? उनकी जो आर्मी की पॉलिसी वही है कि जो उनकी जो नेतन्याहू की आर्मी की पॉलिसी है कि हम तो करना चाहते हैं, हमें हमारी सियासी क़यादत किसी और रास्ते पे ले जाती है। ऐसे ही हो रहा है ना, वो कुछ और कह रहे थे, वो कुछ और। अब इशू ये है, इससे निकलेंगे कैसे? क्योंकि ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने फिर बयान दिया है, वो पीटर जो नेवेरो हैं वो फिर लगे हुए हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस में मैं कोट कर रहा हूँ, इंडिया नीड्स US नॉट रशिया। उनकी रशिया से डायरेक्ट, आपका क्या ख्याल है? रशिया और इंडिया, रशिया वो पुतिन और ट्रम्प, एक ऐसे उनकी डायरेक्ट बातचीत हो रही है, ठीक है ना। तो ये देखें ना, इंडियन एक्सप्रेस 11th, वो पीटर नेवारो ने आज कहा है कि इंडिया नीड्स US नॉट रशिया। भाई रशिया में आप क्या बेचेंगे? सब आपके जो टेक्सटाइल हैं या बाकी दुनिया का सारा, वो रशिया में क्या बेचेंगे जाके आप? फर के कोट साइबेरिया में। ओ भाई, आपने जो आपकी जो तिजारत है, और फिर पूरी दुनिया पे उसके असरात आने शुरू हो गए। अब EU आ गया बीच में, अब सऊदी अरेबिया आ गया, अब इराक आ गया, अब बाकी मुल्क। तो बात सारी ये है कि वो ये जो है ना, इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा
जो है 1.4 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा ऑयल कंज्यूम, लेकिन सऊदी अरेबिया आरामको ने रोक लिया। अब इशू ये है सारा कि इससे कैसे निकलेंगे। मैं डे टू डे इसको हम इसलिए फॉर अब बैठे बैठे आज़रबाईजान से पढ़ा, तुर्किया को अलाउ कर दिया खामोशी से, आज़रबाईजान से पढ़ा, और पाकिस्तान ने तो नहीं किया आर्मीनिया के साथ। आप जब एक लेवल पे जाके ना अपने मामलात को ठीक करें, अब वो कह रहे हैं कि हमसे बात करना चाहते हैं टैरिफ्स के ऊपर, लेकिन इट्स टू लेट, अब हम बात नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट कह रहे हैं अब ये बात करना चाहते हैं, हम बात नहीं करेंगे, इट्स टू लेट नाउ। अब ईयू भी आ गया बीच में, प्यूटिन से मुलाकात हुई, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? प्यूटिन ने जो बयान आज बड़ी प्रेसिडेंट प्यूटिन ने ज़बरदस्त बात की है, आज उनकी मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त हुई है शहबाज शरीफ साहब से, फिल्म आसिम मुनीर साहब भी उसमें थे, और ज़ाहिर है ये कल उसमें शरीक होंगे मिलिट्री परेड में भी। और मैंने कल भी बात की थी कि आर्मी चीफ की अलग से मुलाकातें, उनके PLA के साथ अलग से, एक ज़ाहिर फ़ौज स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है, तो वो फिर एक सदाबहार ताल्लुकात होते हैं हमेशा के, और इस तरह से 24-48 घंटों में 7 से 8 और 8 से 9 और 9 से 10 की खबरों की तरह ये स्ट्रेटजी तब्दील भी नहीं होती, जिस तरह ये इस वक्त मोदी जी कर रहे हैं कि अब जनाब ये इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी नहीं, तेनों नहीं छड़ांगा, ये कोई बात है, ट्रम्प नहीं छड़ांगा प्यूटिन के नाल मिलके, ये क्या बात हुई? अच्छा जंग ख़त्म करवाऊंगा, और भाई जंग ट्रम्प ख़त्म करवा रहा है, वो ट्रम्प नहीं, वो फंसा हुआ है, कैसे होगा? EU पूरा कोदा हुआ है आप बीच में। मैं प्यूटिन से मैंने बात की कि जंग ख़त्म करें, मतलब वो ज़ेलेंस्की से कॉल कर ली, गलत। असल में जयशंकर जी या कोई दूसरा, मैं तो जयशंकर से बड़ा एक्सपेक्ट हमेशा करता रहा हूँ, लेकिन कोई और जो फॉरेन पॉलिसी के जो इनके दूसरे, और इसको लें, कांग्रेस के लोग भी लें, न्यूट्रल लोग भी, सबको मिला के कोई एक अंदर क्लोज करके और फिर बाहर आए ना कि यार ये हमारी इस तरह से हमने आगे चलना है, ठीक है। अब वो फौजी वहीं खड़ी हैं 50,000, ये भी खड़े हैं वहाँ पे, वो उधर से वहीं कंटेनमेंट के लिए बने थे, वो कंटेनमेंट दलाई लामा को भी रखा हुआ है, वो ट्रम्प को भी बुरा क्या है आगे, वो EU भी आ गया बीच में, ठीक है, EU भी आ गया, EU के सैंक्शंस की वजह से सऊदी अरेबिया, और उन्होंने सैंक्शन लगा दी। तो ये मेरा ख्याल है। और दूसरी जो बात है, देखें मैं अभी गज़ा पे आता हूँ, गज़ा में भी बड़ी दिलचस्प सूरत डेवलप हो रही है, लेकिन अब देखें फाइनेंशियल टाइम्स 12th इंडिया GDP ग्रोथ नंबर्स हाइड्स इकोनॉमिक ट्रबल्स। GDP अब पूरा लंबा मजमून छापा उन्होंने कि GDP कुछ और है उनकी, और ये जो पर कैपिटा कुछ और है, और ये कुछ और है, और वो कुछ और है। दुनिया भर के जो आप देखें फाइनेंशियल टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इकोनॉमिस्ट, कुछ जगहों को आप, ब्लूमबर्ग, इनको इनकी जो इकोनॉमी के ऊपर ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, इन्हीं को फॉलो करती है दुनिया। तो ये है कि ये फाइनेंशियल टाइम्स ने इसमें लिखा है जनाब की जो ग्रोथ नंबर्स हैं GDP के, वो हाइड्स इकोनॉमिक ट्रबल्स। जो आम लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, जिनके पास रोटी नहीं है, बेरोज़गारी है, ये उनकी जो GDP की ग्रोथ फिगर्स हैं वो उनके माशी मसाइल को छुपाती हैं। दोबारा आप अगर हेडिंग देखें, इसकी हेडलाइन देखें तो पूरी स्टोरी आपको, फिर बहुत बड़ी स्टोरी है, इसमें डायग्राम्स हैं, इसमें समझाया हुआ पूरा, लेकिन आपको इसके सिर्फ टाइटल से इसकी पूरी स्टोरी का जो है ना मतलब ख़त का बस लिफाफा पढ़ के अंदर मजमून पता चल जाएगा पूरा, ठीक है। तो वो ये है कि GDP ग्रोथ। और फिर उसके बाद रॉयटर्स ने 14th इंडियाज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ फेल्स टू इम्प्रेस इक्विटी इन्वेस्टर्स। अब ये जो है, ये इस पूरी सूरत हाल में एक दुनिया भर में क्राइसिस चल रहा था, और वो ज़ाहिर है उसमें टैरिफ का फड्डा ले लिया, उसमें जो है वो ट्रम्प से फड्डा ले लिया, और उसमें जनाब EU का फड्डा आ गया। अब अरब ममालिक आ गए, इराक और सऊदी अरेबिया, ईरान पहले ही, आपने ईरान के साथ कल वहाँ पर ये पहलगाम जो सानिया था उसके ऊपर मजम्मत की SCO ने। उसकी मजम्मत तो पाकिस्तान भी करता है, उस वाक़े की मजम्मत तो पाकिस्तान भी करता है। तो SCO ने पाकिस्तान का ही गालिबन, वो कह रहे हैं हमारा, हम कह रहे हैं हमारा, भाई पाकिस्तान भी दहशतगर्दी की मजम्मत करता है जो वहाँ पे, पाकिस्तान तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करो। और पाकिस्तान ने, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस भी डाल दिया, उसमें जाफर एक्सप्रेस भी है। जाफर एक्सप्रेस के पीछे तो एलिगेशन है ना कि उसके पीछे, तो उसके बाद तो अमेरिका ने 2 तंजीमों पे पाबंदी लगाई है, मजीद ब्रिगेड और BLA पे। तो मजीद ब्रिगेड और BLA पे पाबंदियां लगी हैं, उसके पीछे तो वाजे सामने आ गया ना। ये तो एक सानिया है जो मकबूजा कश्मीर में हुआ है, इसके पीछे कौन है किसी को नहीं पता, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। उसके पीछे तो प्रॉपर फिर 2 तंजीमों पे दुनिया ने पाबंदी लगाई है अमेरिका ने, मजीद ब्रिगेड और BLA पे। अच्छा, अब आप गज़ा पे, गज़ा में जना फंसे हुए हैं नेतन्याहू, जाएं ना जाएं। आज रिज़र्व कॉल करने थे, फ़ौज दाखिल होनी थी, 60,000 काउंट होने थे, वो 60,000 पहुँचे नहीं, चंद हज़ार पहुँचे हैं, कुछ पहुँचे नहीं, कुछ नहीं पहुँचे। पहली दफ़ा कतर ने आज बात की है, पहली दफ़ा खुल के कतर ने बात की है,
और अच्छा वो फौजी ऑपरेशन शुरू नहीं हो पा रहा, अंदर कहत है, सामान जा रहा है, कुछ रुक गया है, कुछ जा रहा है, कुछ छोड़ दिया है, वो ट्रक दाखिल हो रहे हैं अंदर सारे, क्या करें क्या ना करें। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है ये जो इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके नतीजे में ये इनका जो दुनिया भर में जो सपोर्ट है ना इसराइल की, वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, मेरी कांग्रेस समेत। ये जेरूशलम पोस्ट 16th, इसराइल इज लूजिंग द वॉर ऑफ पब्लिक रिलेशंस, कांग्रेशनल सपोर्ट श्रिंकिंग। अब इसको पूरे को पढ़े ना आप अगर उसमें वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि मैं जब से सियासत में आया हूँ, जब से मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, जब से मैंने आँख खोली है, मैंने इसराइली लॉबी को बड़ा स्ट्रांग देखा है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसराइली लॉबी ठुस हो गई है और यहाँ पर अमेरिका जो है उसके अंदर राय अम्मा ही इसराइल के खिलाफ हो गई है। अच्छा, अब जब इसराइली लॉबी ठुस हो गई है तो प्रेसिडेंट ट्रंप को और क्या चाहिए? देखिए ना, इसराइली लॉबी ठुस हो गई है ना, जैसे वही तो खेल कूद करते थे सारे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये करो, फलां, जो वो लॉबी ही ठुस हो गई है और कांग्रेस के लोग ही सारे, और अमेरिका का पोल ही कह रहा है कि जनाब फ़लस्तीन के हक में जाना है, तो वो ये इन्होंने ऐसी इनको फेंकी है, ये परेशान बैठे हुए इसमें। टाइम्स ऑफ इसराइल 15th, ट्रम्प सेज के ऑनगोइंग वॉर इन गजा इज हर्टिंग इसराइल, इसका नुकसान इसराइल को हो रहा है इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन में वो बहुत मतलब सारा वो कहते हैं नेतन्याहू के सर पे, नेतन्याहू ने फौज के सर पे, फौज ने कहा है कि हम जाएंगे तो फिर हम एक रौला पड़ा हुआ है। उसके बाद ये है कि फौज रुक गई है पीछे। ये मैं 17 देखूँ ना, एज होस्टेज क्राइसिस डीपन्स, ये क्राइसिस डीप हो रहा है 17वां, उनकी फौज इंतजार कर रही है गवर्नमेंट डिसीजन का कि एग्रीमेंट करना है कि नहीं करना। फौज अपने ऊपर नहीं ले रही, अपनी रिपोर्ट दे दी उन्होंने, जनरल ज़मीर ने और ये बाकी जितने लोग हैं उनके मोसाद का सरबराह ये डेविड बार्नी और सारे, कि अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे आप। उधर से ट्रम्प कह रहे हैं कि ये तो नहीं, फारिग आदमी। उधर से वो सोच रहे हैं कि अंदर दाखिल हो तो जीतेंगे, हारेंगे, मरेंगे, क्या होगा, जो भी होगा नेतन्याहू के सर आएगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कह रहे हैं कि ये दुनिया की जो है ये लूज़ कर रहे हैं, हमायत ही लूज़ कर गए, और मैंने कभी इसराइली लॉबी को इतना कमज़ोर नहीं देखा है। अब वो किधर गया, वो गज़ा प्लान, वो टोनी ब्लेयर, सारा वो ट्रम्प खामोश बैठे हुए हैं। और आज कतर ने खुल के बात की है, कतर ने बहुत खुल के बात की है आज। उन्होंने कहा है कि सारा का सारा, अच्छा सऊदी अरेबिया की काबीना का इजलास हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सऊदी काबीना का इजलास हुआ है MBS जो शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के अंडर, और उन्होंने कोई इसराइल की ये इधर उधर ऊट पटांग बातों पर रिस्पॉन्स दे। सऊदी बड़े उन्होंने कहा है कि सऊदी प्लान, ये अरब प्लान, OIC का फौरी सीज़फायर, 2 रियासती हल, दैट्स इट, कोई नेतन्याहू के मत्थे लगने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा ये जो है इस पे हम आगे जा रहे हैं। उधर चाइना में जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनकी पुतिन से भी मुलाकात हुई है, चाइना से भी। दोनों ने कहा है कि ईरान अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे लेके चले, हम ईरान के साथ हैं। इधर सऊदी अरेबिया ईरान के साथ है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ है, तुर्किया जो है वो सऊदी अरेबिया और UAE और सारे मुल्क मिल चुके हैं। ये कितना बड़ा ब्लॉक आप देखेंगे पूरा का पूरा बन रहा है। और एक बाई स्टैंडर्ड इसमें मोदी जी ने जाके इतने बड़े मुल्क को खड़ा कर दिया है कि वो कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं। अच्छा, अब इशू ये सारा कि वो और इस मरल में जाके नेतन्याहू से मिल रहे हैं, मतलब है कि कोई कसर नहीं, पुतिन से मिलना है और ज़ेलेंस्की से बात करें, चाइना जाना है, जापान से बात कर रहे हैं। वो भाई वो कहते हैं ना कि मतलब है कि वो इससे वो जितनी जल्दी अपने मुल्क को, दुनिया को इस हिजान से निकालें। अच्छी खबर की तवक्को है कि वो यहाँ घुसने की हमाकत नहीं करेगा नेतन्याहू। अभी तक फौज है, आज उसने चले जाना, वो जो प्लान पेश किया था ना इसने ट्रंप को, नेतन्याहू ने, उसके मुताबिक आज फौज जाके एक हिस्से पे कब्जा कर चुकी होती, वो फौज नहीं दाखिल हो पा रही और फौज इंतजार कर रही है लीडरशिप का। लीडरशिप के बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो मकबूलियत ही ख़त्म हो गई, ये तो अमेरिका के अंदर पहली दफ़ा मैंने देखा है इसराइली लॉबी वीक हो गई। और अब ये कल की परेड देखते हैं कैसी होती है, और साथ ये देखना है कि मोदी जी कैसे भारत को निकालते हैं। ये निकलना एक टेस्ट केस होगा। मुल्कों पे आते हैं मसाइल, ये नहीं कि इंडिया फंसे ही रह जाएगा इसमें, ऐसा नहीं है, निकलेगा, मगर कैसे निकलेंगे ये एक स्ट्रेटेजी उनको अपनानी है। ये जो होती है ना कि इधर भी उधर भी उधर भी, इससे निकलें, अपने मीडिया को ज़रा काबू करें, संजीदा बहस से स्टार्ट करें, कैसे हमें आगे जाना। इतने सारे मुल्कों के लोगों से मिले हैं ना वहाँ पे, आप तो इसको कोई बात तो आगे बनती ना। आपने इसके बाद अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए आपके, आपने जो है इस मुल्क में चले गए, इस मुल्क में जाएंगे, पुतिन, मतलब कहीं तो आप बात करें ना।
तो सारे मुल्कों में आइसोलेशन, ब्रिक्स में भी। तो अच्छा, उधर जो है निकोलस मेदोरा के ऊपर हम कल बात कर लेंगे। निकोलस मेदोरा जो है उसने कहा है कि रिपब्लिकन आर्म्स हम तैयार खड़े हैं जंग के लिए। जैसे ही ये जहाज़ हमारे करीब पहुंचे, 1200 जहाज़ वो कह रहे हैं, 1200 गन बोट्स आगे बढ़ रही हैं। 1200 तो नहीं होंगी, शायद हों, वो कह रहे हैं 12। निकोलस मेदोरा कह रहे हैं वेनेजुएला के पास वो बढ़ रही हैं, अगर आगे बढ़ी तो हम यहाँ से शूट करना शुरू करेंगे और ये जो समंदर है ये फिर सुर्ख हो जाएगा कैरिबियन का, अगर यहाँ पे आगे अमेरिकन फ़ौज ने बढ़ने की कोशिश की। तो वो भी आहिस्ता 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 तो बढ़े। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कि वो तख्ता उलटना है या कोई मुज़ाकरात करने हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि वो वॉर तो चाहते नहीं हैं। तो ये एक, और निकोलस मेदोरा जो है वो पुतिन से और शी जिनपिंग से राब्ते में। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अच्छी खबर अल्लाह करे आए पूरे खत्ते से, पूरी दुनिया से, और हमारी बस दुआ है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।